ओके, वेलकम बैक क्लास 11th क्लास। यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका हम दूसरा भाग बना रहे हैं। और इसमें क्या है कि आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को ही पढ़ेंगे। और जो पहला वाला भाग है उसे आप देख लीजिएगा। तो इसमें अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रसायन विज्ञान में मापन। ठीक है, रसायन विज्ञान में मापन जो होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए एक विशेष सार्थक अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक जो आंकड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक विशेष हम सार्थक अंकों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसे मापन में क्या होता है, त्रुटियां पाई जाती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से जो आंकड़े होंगे उसके मापन में क्या करेंगे, हम सार्थक अंक को ढूंढते हैं। जैसे कि इसमें इसकी परिभाषा देख लीजिए सार्थक अंक की। मापी गई भौतिक राशि में अंकों की, ठीक है, अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, यानी भौतिक राशि है ना, में जो अंकों की कुल राशियां जो होती है, संख्या को क्या हम कहते हैं, आपका सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, सार्थक अंक एक समझ में आ गया होगा आपको कि जो भौतिक राशि होती है उसमें जो प्रयुक्त होते हैं अंक होते हैं, उनके कुल अंकों की जो संख्या होगी उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। कुछ नियम हैं, उनको याद रखने हैं। इससे कहीं लिखने तो नहीं है, मगर इसके बेस पे काम करने हैं, इसी बेस पे आपको कैलकुलेशन करने को आएगी। जैसे पहला क्या नियम कहता है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सबसे पहले तो ये गैर शून्य क्या होता है ये समझ लीजिए। गैर शून्य का मतलब होता है कि जिसमें शून्य ना हो। जैसे कि ये आपका 4 है, 5 4 और 1 और 6 है, ये आपके गैर शून्य होंगे। ठीक है, तो पहले नियम पे हमने 3 ये सवाल देख लेने हैं इसी प्रकार से। तो ये 4 1 6, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं आपके इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, 3 आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, 3 आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार से अब बात यहाँ पे आती है कि दूसरे बिंदु पर हम चलते हैं। दूसरा वाला की क्वेश्चन है 4.5 है। ध्यान रखिएगा कि सार्थक अंक में दशमलव जो संख्या होती है उसे नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि संख्या काफ़ी है। ये आपका 561 है, 516 है। तो इसमें क्या है, दशमलव को छोड़ दीजिए और सब गिन लीजिए, 3 ये, तो आपके कितने हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब हम चलते हैं दूसरे जो उदाहरण दिए हैं उसके नियम पहले पढ़ लेते हैं। दी गई भौतिक राशि में बाईं ओर लिखे शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें। जैसे ये 2 आपके गैर शून्य अंक हैं, इसके आगे जो भी होंगे आपके नहीं गिने जाएंगे। मतलब जैसे ये शून्य है, इसको नहीं गिना जाएगा, यानी सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। 2 सार्थक अंक हो ही जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। दूसरा लेते हैं 0, ये दे रखा आपका, तो इसमें सिर्फ ये ही 2 सार्थक अंक हैं, ये नहीं गिने जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसमें कितने जाएंगे, 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 1 ही सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक है, संभवतः ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो तीसरा है ये वाला, इसको उदाहरण को समझने से पहले नियम देख लेते हैं। नियम कहता है कि और बाईं ओर लिखे शून्य सार्थक अंक होते हैं। बाईं ओर की बात करता है, जो शून्य सार्थक अंक होते हैं, जैसा कि लाइक जैसे ये 2 बात कर रहा है। ठीक है, बाईं ओर। ठीक है, आपके क्या होंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। जैसे कि जो गैर शून्य होंगे, जैसे ये आपके ये हो गया गैर शून्य हो जाएगा, ये वाले शून्य जो होंगे आपके हो जाएंगे। ठीक है, बाईं ओर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बाईं ओर नहीं होंगे, यहाँ पे आपका दाईं होगा। ठीक है, दाईं ओर इधर साइड में ना, जैसे ये शून्य है, तो ये सार्थक अंक माना जाएगा इसमें।
यानी 15.10 जो 0 जो है वो जो 0 1 लिखा हुआ है 0 वो भी गिना जाएगा। तो 1 2 3 हो जाएंगे आपके, 3 क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक माने जाएंगे। समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी शून्य हैं सब गिनेंगे, 1 2 3 4 शून्य भी हैं और ये गैर शून्य हो जाएंगे। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे सार्थक अंक। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे इस वाले पे, तीसरे वाले पे इसी का 1 2 3 4 और ये भी गिना जाएगा, 1 0 भले ही है तो यानी आपके 5 हो जाएंगे सार्थक अंक। ठीक है, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। लास्ट इसका जो सार्थक अंक का रहेगा वो इस प्रकार है, 2 गैर शून्य के मध्य शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब 2 अंक कोई होगा उसके बीच में जितने भी शून्य आएंगे वो सब गिन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव से पहले एक गैर शून्य है और ये आपका शून्य है, ये गैर शून्य हो जाएगा। तो इसको गिनेंगे 1 2 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सार्थक अंक है, शून्य 2 हो गए और 2 गैर शून्य हो जाएंगे। यहाँ पे 2 हो गए, 3 4 5, ये 5 आपके क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। नियम क्या है, पहला नियम कहता है सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। तो इसमें जो भी होंगे आपके जिसमें मतलब शून्य नहीं है उसको सबको गिनेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3 आ गया था, यहाँ पे 1 2 हो गया था। अब चलते हैं दूसरा नियम, दी गई भौतिक राशि में बाईं ओर जो लिखा गया आपका, बाईं ओर जो लिखा गया शून्य है वो आपका सार्थक अंक नहीं होगा। जैसा कि आप बाईं ओर देख सकते हैं, इस साइड में आपका बाईं ओर की ओर लिखा है 0.56 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सिर्फ 2 ही अंक होंगे सार्थक। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर, दाईं ओर लिखे शून्य सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, तो दाईं ओर जैसे ये आपका है, इसके 15 के बाद एक दशमलव के बाद 1 लिखा गया है, दशमलव से आपका मतलब है इसमें, चाहे वो बाएं हो चाहे दाएं हो। तो इस प्रकार से इसको गिनेंगे तो 1 2, ये भी 3 गिन लिया जाएगा। चौथा नियम कहता है कि 2 गैर शून्य के मध्य शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो यानी आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3, अब बीच में आपका शून्य आ गया, ये दशमलव है तो गिन लेंगे सभी 1 2 3, यानी 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से इसमें चाहे 2 0 हो चाहे कोई भी 0 जितना भी आएगा सब लिख लिया जाएगा। ठीक है, एक और समझ लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं बता दूँ आपका 6.2 आपका 2 है। ठीक है, 6.022, ठीक है, गुणा अगर 10 की घात लिखी है आपका 22। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये कोटि मान है। ठीक है, तो अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं ये पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आपके सिर्फ इतने ही गिने जाएंगे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, घात में जो जितना दिया है चाहे माइनस में दिया है प्लस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 जो कि इस वाले नियम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक। ये वाला क्वेश्चन एक बन सकता है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें क्या समझना देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम समझ लेते हैं इसमें और कुछ बातें, जैसे कि लाइक है, जैसे यहाँ लेते हैं आपकी भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि, और यहाँ जो होगा आपका भौतिक राशि ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ ले लेंगे और इसके मात्रक ले लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या लेंगे, इसकी मात्रक हो जाएंगे। अब यहाँ बीमा सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, यानी बीमाएँ क्या होंगी इसकी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपकी 7 भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से 7 राशियाँ में कौन कौन से होते हैं, यहाँ क्रमांक ले लेता हूँ, ये क्रमांक हो जाएंगे। सो ये आपके क्रमांक हम देख लेंगे। ठीक है, पहले क्रमांक में आते हैं, वो देख लेते हैं क्या होता है। पहली भौतिक राशि क्या होती है आपकी, द्रव्यमान, जिसे हम मास कहते हैं। द्रव्यमान होती है जिसका मात्रक
किलोग्राम, और इसे रिप्रेजेंट आप जानते हो कि केजी से करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका प्रतीक विमाएँ। अब देखो द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास कहते हैं ना, तो m से आएगा, तो यहाँ पे ये एक साइन लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट और ये कैपिटल M लगाएंगे। ये आपकी फिजिक्स में काम आएगा, इसे याद रख लेंगे। इसी के क्रम में ही याद करेंगे, तभी आप किसी की बीमा भी निकाल सकते हैं, इसे यहाँ पे भी ज़रूरत है। दूसरी भौतिक राशि क्या होती है? आपकी लंबाई। इसे एकदम क्रम से याद करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्रम के बाद इसमें क्या हो जाएगा, आपका लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर से, तो इसे m लिखेंगे, स्मॉल m, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ना लंबाई जो होती है वो लेंथ होती है। ठीक है, इसको आपको लेंथ लिखते हैं। ठीक है, लेंथ होती है, इसीलिए क्या होता है, इसको यहाँ पे L लिखेंगे। इसके बाद दूसरा चलते हैं, समझते चलिएगा। तीसरी कौन सी होती है आपकी राशि, इसमें देख लेते हैं आपको। तो तीसरी राशि में आपका कितना हो जाएगा, देख लें यहाँ पे। हाँ, तापमान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तापमान पहले हम समय ले लेते हैं, ठीक रहेगा, समय। ठीक है बच्चों, समय यानी टाइम, T4 टाइम होता है, टाइम ले लेंगे और इसका होता है सेकंड। ठीक है, और इसे हम SEC लिख लेते हैं, सेकंड। और साथ ही साथ इसको हम इसका विमीय सूत्र T लिखेंगे, क्योंकि T4 टाइम था। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाला। इसका होता है चौथी राशि, जिसका नाम होता है आपका तापमान। ठीक है, तापमान, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर होता है, फिलहाल इसका जो होता है वो होता है केल्विन, और इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको वैसे K भी लिखते हैं, मगर कहीं कहीं पे देखा गया है कि थीटा भी लिखा गया है, जो पहले बुकें आती थी। तो इन दोनों में से इसकी बीमा हो जाएगी। आगे चलते हैं पांचवी राशि में। ठीक है, पांचवी राशि आपकी हो जाएगी आपका जो ज्योति तीव्रता ले लेते हैं। ठीक है, या हम अभी ले लेते हैं आपका विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता आगे ले लेंगे, विद्युत धारा ले लेंगे। ठीक है, विद्युत धारा जिसे हम करंट कहते हैं आपका, इसका जो होता है मात्रक एम्पियर होता है, आपने पढ़ा होगा एम्पियर। एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं यहाँ पे एम्पियर, तो यहाँ पे A ही लिखेंगे एम्पियर। ठीक है, एम्पियर लिखेंगे, बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। छठवीं राशि जो होती है आपकी, वो है आपकी ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। अब इसमें क्या होता है ज्योति तीव्रता, इसकी होती है आपकी कैंडिला। ठीक है, कैंडिला, इसे हम CD प्रदर्शित करते हैं, CD। यहाँ पे भी CD ही लिखेंगे विमीय सूत्र में भी। और लास्ट रह गया जिसका नाम है आपका, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा आपका, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अब बच्चों इसके बाद इसको लिखते हैं आपका मोल। ठीक है, इसे MOL लिखते हैं, और इसके बाद इसको यहाँ ब्रैकेट में भी MOL लिखते हैं। तो ये आपका हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भौतिक राशि में द्रव्यमान किग्रा, इसके आपका M हो जाएगा कैपिटल, और दूसरा लंबाई मीटर, इसमें आपका L हो जाएगा, और तीसरा समय टाइम हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा, इसको T4 टाइम से लिखेंगे। आपका तापमान अगला हो जाएगा, जिससे केल्विन से इसका मात्रक होगा, K भी लिखते हैं इसका, एक्टिव मास करके इसका। ओके, तो ये पांचवा हो जाएगा विद्युत धारा एम्पियर, इसमें A लिखेंगे ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में, और छठा आपका ज्योति तीव्रता कैंडिला CD लिखेंगे। सातवां आपका पदार्थ की मात्रा मोल, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना ही लिखना है। ठीक है, मोल आ जाएगा। यहाँ पे हम रासायनिक संयुग के जो आपके नियम हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, और इसे दिया था A लेबोजियर के अनुसार। इसे आप ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। बताते चलूँ, A लेबोजियर जो हैं आपके रसायन विज्ञान के जो आधुनिक पिता कहलाते हैं। ठीक है, A लेबोजियर ने पहला नियम दिया था। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से लिखते हैं आगे। तो इस नियम को देख लेते हैं पहले ध्यान से। तो A लेबोजियर के अनुसार क्या है कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है तथा ना ही नष्ट होता है, यद्यपि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो लेबोजियर हैं
उन्होंने क्या कहा, एक सिद्धांत दिया, पहला सिद्धांत दिया जो कि रसायन संयोग का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। अब जब इसको उन्होंने क्या करा, एक 100 ग्राम लेकर के गरम किया। जब उन्होंने गरम किया तो इसमें होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो जो चूना था, ये जो आपका है ये चूना है, तो ये चूना क्या हुआ, अलग हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो अलग हो गया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो जब इन्होंने एक पात्र में कहीं कराई होगी क्रिया इसको लेबोरेटरी में, तो उन्होंने सबका दोनों का ये पहले तो इसको आप इसका माप ले लिया था, 100 ग्राम था, इसका लिया उन्होंने क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा, ये गैस मिलेगा। तो दोनों को क्या करा उन्होंने, माप लिया। तो दोनों का जो वजन लिया तो यहाँ पे 100 ग्राम ही आया। ठीक है, इन दोनों का जो प्लस किया जो दोनों का, तो पता लगा कि दोनों ही ये 100 ग्राम आया। तो उससे यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने कि भाई ये आपका क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जो पदार्थ आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनके जो उत्पाद बनते हैं वो उनका जो माप होती है, उनका जो केजी में द्रव्यमान या किसी में भी ग्राम में, तो वो उतना ही होता है जितना आपने अभिकारक लिया है। ये आपके अभिकारक होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया अभिकारक से प्रारंभ होती है। अभिकारक सदैव आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, बाएं पक्ष में, और उत्पाद में आपको मिलेंगे ये आपके राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। परंतु बात ये आती है कि सत्यापन करना जरूरी था। ये तो उन्होंने एक अभिकारक पे की थी अभिक्रिया, अब यहाँ पे 2 अभिकारक लेकर के अभिक्रिया हुई। अब जब 2 अभिकारक लिया तो क्या हुआ कि जो हमारे ए लेबोज़र थे उन्होंने क्या काम किया कि एक एच आकृति की, जिसे लैंसडाउन जो भी आपका नली कहते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या करा, 2 चीज़ लिया। एक आपका NaCl का विलयन ले लिया, यानी कॉमन सॉल्ट का, और एक ले लिया AgNO3 जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, उसका विलयन ले लिया। अब उन्होंने क्या करा, एच आकृति की जो नली थी उसमें जो विलयन था एक दूसरे में भर लिया, यहाँ तक भर लिया, ये इतना तक। ठीक है, अब हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। अब उन्होंने क्या करा, इस नली को उलट दिया। और जब उलट देंगे तो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो वाटर होगा, इसका जो इसमें जो विलयन बना है सोल्यूशन, इसके पास अंदर जाने लगेगा। अब रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें होता क्या है, देखो ध्यान से देखिएगा। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, NaCl का जो विलयन होता है, जो इसका विलयन है एक्वस में, एक्वस ध्यान रखिएगा, एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन। और इसके बाद इस वाले का सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन लिया है AgNO3, एक्वस में ही लिया है। तो इस पर होती क्या है अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के दौरान यहाँ पे AgCl का अपक्षेप प्राप्त होता है। अपक्षेप ध्यान रखिएगा, नीचे जैसे दूध फट जाता है ऊपर आ जाता है इसका अपक्षेप, उसी प्रकार से एक अपक्षेप नीचे आता है, तो ये अपक्षेप मिलता है। और साथ ही साथ आपका NaNO3 मिलता है जो कि विलयन में रहता है एक्वस में। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब उन्होंने इन सब का माप तो पहले ले रखी थी। ठीक है, फिर बाद में इस अपक्षेप का, जो ये अपक्षेप बना है आपका सिल्वर क्लोराइड का, इसको उन्होंने मापा और इसको अलग से मापा। जब उन्होंने मापा तो पता लगा कि क्या हुआ है कि इसका भी उतना ही द्रव्यमान है जितना अभिकारक में पहले अभिक्रिया के पहले था। ठीक है, तो इन्होंने इससे सत्यापन कर लिया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो ये वाला नियम था, आइंस्टाइन के जो नियम था जो उन्होंने दिया था, द्रव्य का अविनाशिता का नियम दिया था कि भाई कभी कोई द्रव्य नष्ट नहीं हो सकता, ना उत्पन्न हो सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, उसी पर ही ये बेस्ड रहा और काफ़ी ज़्यादा